नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, लेकर देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संकट को लेकर। महामारी को लेकर अच्छी खबर यह है कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिखाई पड़ रही है। हर दिन आने वाले नए केसेस में गिरावट हो रही है। इसके साथ ही मौत के आंकड़ों में भी काफी कमी आई है। आज से कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केरल के सीएम ने वैक्सीन पॉलिसी को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 11 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। उधर WHO ने अलग अलग देशों में पाए गए कोरोना वेरिएंट्स के नामों का ऐलान किया है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 किलर कोरोना। लहर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से हर दिन आने वाले नए केसों में तेजी से गिरावट हो रही है। सोमवार को 1,26,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 2,781 लोगों की मौत हो गई। मौत के आंकड़ों में भी कमी आना अच्छे संकेत हैं। पिछले 24 घंटे में 2,54,879 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या भी कम होकर करीब 19 लाख हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना आने वाले केसों में लगातार हो रही कमी को देखते हुए आज से कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से उत्तर प्रदेश के बिजनौर, देवरिया, मुरादाबाद समेत 6 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि जिन जिलों में 600 से ज्यादा मामले हैं वहां अब भी लॉकडाउन लागू रहेगा। रविवार को सरकार ने राज्य के 75 जिलों में से 55 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश में आज से मंदिरों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। अयोध्या के मंदिर आज से खुल गए हैं। सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। उधर आज से बांके बिहारी मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं। एक बार में मंदिर में 5 से कम श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की इजाजत होगी। बाहरी श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। वहीं कल से विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के भी कपाट खोले जाएंगे। मंदिर दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। आज से मध्य प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अनलॉक की प्रक्रिया सेगमेंट वाइज फॉलो की जाएगी। पहले किराने, फल, दूध, सब्जी और अन्य जरूरी वस्तुओं से संबंधित दुकानें खोली जाएंगी। फिलहाल भोपाल का कपड़ा बाजार बंद रहेगा। सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। उधर ओडिशा में 17 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन आज से यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। राजस्थान में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। गहलोत सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेंगे। कोर्ट या फिर घर में 11 लोगों की मौजूदगी में विवाह समारोह की इजाजत दी गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन के नियमों में कुछ बदलाव किए गए। बंगाल में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वैक्सीनेटेड स्टाफ के साथ काम की छूट दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ शर्तों के साथ दुकान और मॉल खोलने की इजाजत मिलने के बाद दुकानें कल खुली दिखी। दुकान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। मॉल के भीतर कोरोना के जरूरी नियमों का पालन होता हुआ दिख रहा था। हालांकि दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोले जाने का विरोध यहाँ के व्यापारी कर रहे हैं। हरियाणा में कुछ छूट के साथ 7 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है। वैक्सीन के मुद्दे पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने विपक्षी दलों को एकजुट कर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की है। विजयन ने 11 गैर बीजेपी दलों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया कि सारे सीएम मिलकर केंद्र पर वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दबाव बनाएं। विजयन ने हर किसी को फ्री वैक्सीन देने की मांग भी की। केरल में अब तक 92 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन पर केजरीवाल और बीजेपी की जंग जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब हरियाणा के सीएम खट्टर को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों की जान बचाना है, न कि वैक्सीन बचाना। दरअसल खट्टर ने केजरीवाल पर वैक्सीन के नाम पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया था। इस बीच केजरीवाल ने फिर से शिकायत की है कि दिल्ली में वैक्सीन की भारी किल्लत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अलग अलग देशों में मिलने वाले कोरोना के वेरिएंट का नाम दिया है। सितंबर 2020 में ब्रिटेन में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट को बीटा नाम मिला। मार्च 2020 में अमेरिका में मिले वेरिएंट को एप्लिसन और अप्रैल 2020 में ब्राजील में मिले P.2 को जीटा नाम दिया गया है। WHO का कहना है कि अब कोरोना का अलग अलग वेरिएंट देशों के नाम से नहीं जाना जाएगा। उधर कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होने वाले बच्चे नई बीमारी के शिकार हो रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद में कई ऐसे केसेस मिले हैं जिनमें बच्चों के किडनी, लीवर और ब्रेन में इसका असर देखा गया। नई बीमारी ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। उधर जुलाई के मध्य तक रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा। उत्तर प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन के लिए महा अभियान भी चलाया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। के दौरान दुल्हन ने हाथों में रिवॉल्वर लिए फायरिंग कर दी। दुल्हन ने एक हाथ में दूल्हे का हाथ और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर लिए फायरिंग करी। शादी के जश्न में दुल्हन की फायरिंग का ये वीडियो वायरल है। फायरिंग का ये वायरल वीडियो लक्ष्मणपुर गांव में 30 मई को शादी समारोह के दौरान का बताया जाता है।
कोविड से संक्रमित हुए परिवारों के बच्चों पर अब नया खतरा मंडरा रहा है। ऐसे परिवारों के बच्चों के शरीर के कई अंगों में अलग तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिनमें ब्रेन, किडनी, लिवर पर असर देखा जा सकता है। नोएडा में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे कोरोना के इस नए प्रकोप से बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से संक्रमित रहे परिवार बच्चों को लेकर खास तौर से सतर्क रहें। नोएडा के अलावा गाजियाबाद में भी कोरोना को हराने वाले कई बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की चपेट में आ रहे हैं। कौशाम्बी के एक निजी अस्पताल में 4 बच्चे इस सिंड्रोम से भी जीत चुके हैं, जबकि 2 का इलाज चल रहा है। ये सिंड्रोम बच्चों के दिल, लिवर, किडनी, त्वचा, आंख, फेफड़े और आंतों को प्रभावित करता है। डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में हृदय संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। देश में जल्द ही वैक्सीन की किल्लत खत्म होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने जो योजना बनाई है, उसके अनुसार जुलाई के मध्य से हर दिन 1 करोड़ वैक्सीन देश के लोगों को लगाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार जुलाई के मध्य तक 2 बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की ओर से लगभग 25 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन का दावा किया गया है। दिसंबर तक 18+ के सभी लोगों के वैक्सीनेशन का प्लान है। उत्तर प्रदेश में आज से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। जून के महीने में योगी सरकार कोविड वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सभी 75 जिलों में सरकार ने हर स्तर की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में अब तक कोरोना वैक्सीन की कुल 1,80,08,604 डोज दी जा चुकी हैं। 15 जून से राज्य के EWS कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया जाएगा। वाराणसी में शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी आज से वैक्सीनेशन अभियान तेज किया जा रहा है। आज से वाराणसी में 18 से 44 साल वालों को टीका लगाया जाएगा। वाराणसी में जिला न्यायालय के मनोरंजन हॉल, विकास भवन, काशी पत्रकार संघ, पराड़कर भवन समेत 6 जगहों पर यह अभियान चलाया जाएगा। कुछ सेंटरों पर आज से विशेष टीकाकरण के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। हालांकि जिले के कई सेंटरों पर पहले से ही टीकाकरण का काम जारी है। वैक्सीन को लेकर गांव के लोग गलतफहमी और डर के शिकार हैं। गांव में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से ऐसी ही एक तस्वीर आई है, जिसमें एक बुजुर्ग SDM के पैर पकड़कर वैक्सीन नहीं लगाने की गुहार लगाता नजर आया। श्रावस्ती में एक पुलिसकर्मी और स्थानीय विधायक लोगों को पकड़ कर वैक्सीन लगवाने के लिए टीका सेंटर ले जाते थे। कई लोग टीका लगवाने से बचने के लिए भागते दिखे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू में आता दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को नए केस घटकर 648 तक आ गए, जबकि 86 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कल से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश में भी हर दिन मिलने वाले केस 1500 के नीचे आ गए हैं। सोमवार को 1472 नए मरीज मिले, जबकि 151 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कल 3,10,000 लोगों के टेस्ट किए गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राज्य सरकार के सख्त लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। शहर के रामगंज थाना इलाके में मौलवी हाजी रफत के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। जनाजे में कांग्रेस के 2 विधायक भी शामिल हुए। रामगंज क्षेत्र से निकले जनाजे में किशनपाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी और आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान भी शामिल थे। मुंबई में कोरोना संक्रमण काबू होता देख आज से मुंबईकरों को बड़ी राहत मिल रही है। आज से मुंबई में ऑड इवेंट की तर्ज पर दुकानें खुलेंगी और दक्षिण भारत के राज्यों में भी कोरोना संक्रमण पर राहत वाली खबर आई है। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। इन सबके बीच कोरोना को हराने वाली खबरें हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 कोरोना हारेगा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 666 केस आए हैं। मायानगरी में संक्रमण नियंत्रण में देखते हुए उद्धव सरकार ने आज से मुंबई में दुकानें खोलने का फैसला किया। दुकानें ऑड इवन के तहत खुलेंगी, जबकि शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगी। हालांकि फिलहाल सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की छूट मिली है। BMC ने इस अनलॉक प्रक्रिया की पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस में लगातार कमी आ रही है। कल 15,077 नए केस मिले, जबकि 500 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 15 मार्च के बाद कोरोना के एक दिन में सबसे कम केस आए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.88% हो गई है। हालांकि कल वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम दिखा। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने ऐसी लापरवाही को लेकर लोगों को चेताते हुए कहा कि अगर ऐसी भीड़ बनी रही तो सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत के बीच कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वोदय कन्या विद्यालय में पत्रकारों के लिए टीका सेंटर का उद्घाटन किया। केजरीवाल सरकार के मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए कोवैक्सीन का 4 दिन का स्टॉक बचा है, वहीं 20 दिन के लिए कोविशील्ड का स्टॉक बाकी है। 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण 1 हफ्ते से बंद है। केजरीवाल ने कहा कि जून में दिल्ली को स्पुतनिक V वैक्सीन भी मिल सकती है। दक्षिण के कई राज्यों से बड़ी राहत की खबर है।
कोरोना के मामले वहां तेजी से घट रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 16,604 नए मामले सामने आए, केरल में 12,300, जबकि आंध्र प्रदेश में 7,943। हालांकि तमिलनाडु में काफी ज्यादा 27,936 केस आए हैं, लेकिन तेलंगाना में एक दिन में सिर्फ 2,524 केस आने से राज्य के लोग कोरोना की इस दूसरी लहर से जल्द ही मुक्ति की उम्मीद कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में करोड़ों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। CMI के मुताबिक पिछले साल कोरोना की पहली लहर से अब तक 97% लोगों की आमदनी कम हो गई है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अप्रैल में बेरोजगारी दर 8% थी, जो खत्म हुए मई महीने में 12% तक पहुंच सकती है। बिहार में लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 1 हफ्ते के लिए और 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस बीच लॉकडाउन का पालन कराने निकली पुलिस टीम पर फुटकर दुकानदारों ने बिहार के सुपौल में हमला कर दिया। बताया जाता है कि बाजार बंद कराने के दौरान पुलिस की पिटाई से एक ई-रिक्शा चालक बुरी तरह से घायल हो गया था। पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय फुटकर दुकानदार काफी गुस्से में थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के भगवानपुर गांव की जसलीन ने न सिर्फ 27 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद कोरोना को मात दे दी, बल्कि वेंटिलेटर पर रहते हुए उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म भी दिया। हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने तय वक्त से पहले ही डिलीवरी करवाई। बच्ची स्वस्थ है, लेकिन अभी उसे कुछ दिन और अस्पताल में ही रहना होगा। जसलीन के ठीक होकर घर लौटने से परिवार वाले काफी खुश हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के SKMCH में दवाओं की किल्लत की वजह से ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज रुक गया है। मेडिकल प्रशासन ने ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी है। SKMCH के अधीक्षक BS झा के मुताबिक ब्लैक फंगस से संक्रमित 4 मरीज एडमिट हुए थे, जिसमें 3 मरीजों का सफल ऑपरेशन हो चुका है। एक मरीज डिस्चार्ज होकर घर चला गया। हाल के दिनों में बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के सागर में सैनिटाइजर से नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने पगारा के सैनिटाइजर से शराब बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां से बड़ी मात्रा में नकली शराब जब्त की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी 5 रुपए की सामग्री से 1 बोतल नकली शराब बनाकर 250 रुपए में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक हजारों लीटर शराब बनाकर बेच भी चुके हैं। उधर चीन अब हिमाचल प्रदेश से लगने वाली तिब्बत से लगी सीमा पर भी साजिशें रचने लगा है। हिमाचल के CM जयराम ठाकुर ने चीन की साजिश को लेकर जल्द ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। LAC पर तनाव के बीच आज ब्रिक्स देशों की बैठक भी है और इसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे। इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री का S जयशंकर से सामना होगा। केंद्र और ममता सरकार के बीच तनातनी और ज्यादा बढ़ने लगी है और आज देश भर में योग गुरु रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों के 2 संगठन काला दिवस मनाने वाले हैं। देश की तमाम बड़ी और छोटी अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। तिब्बत से लगे बॉर्डर के पास चीन नई साजिशों को अंजाम देने में लगा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, लाहौल स्पीति के शामडू सीमा के पार चीन सड़कें और नए भवनों का निर्माण कर रहा है। इस सूचना पर CM जयराम ठाकुर ने इस इलाके का शनिवार को दौरा किया था। जल्द ही मामले में केंद्र को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पिछले साल चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भी राज्य की हवाई सीमा पर देखे गए थे। LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर आज ब्रिक्स देशों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल मोड में होने वाली इस बैठक में जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी आमने सामने होंगे। बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में संकेत दिया गया कि आगामी बैठक में भारत की तरफ से मौजूदा वैश्विक बहुराष्ट्रीय मंचों में सुधार का मुद्दा उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी रणनीति और सियासी समीकरणों का आकलन करने में जुट गई है। कल लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में योगी कैबिनेट के कई मंत्री शामिल थे। बैठक में संगठन और सरकार के कार्यों के साथ सेवा ही संगठन अभियान की भी समीक्षा की गई। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही तनातनी के बीच राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इस्तीफा देकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अल्पन के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। अल्पन की जगह वरिष्ठ IAS अधिकारी हरिकृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। PM की तूफान समीक्षा बैठक में देर से पहुंचने पर केंद्र ने बंदोपाध्याय को 31 मई तक दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। एलोपैथी दवाओं और डॉक्टरों पर विवादित बयान देने वाले योग गुरु रामदेव के खिलाफ आज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन देश भर में प्रदर्शन करेंगे। दोनों संगठन काला दिवस मनाएंगे। IMA ने भी दोनों संगठनों के काला दिवस मनाने का समर्थन करने का ऐलान किया है। हालांकि विवाद के बढ़ने के बाद रामदेव ने अपना बयान वापस लेते हुए खेद जताया है।
कोरोना संक्रमण की वजह से रुकी सीबीएसई 12वीं की परीक्षा जुलाई माह में हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा 2 चरणों में होगी। देश में संक्रमण दर 2 से 3% होते ही सरकार तारीखों का ऐलान कर सकती है। ये परीक्षा 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे में होगी और छात्रों के अपने ही स्कूल में होगी। ज्यादातर प्रश्न शॉर्ट आंसर या वैकल्पिक आधार वाले होंगे। यही नहीं, सिर्फ 4 विषयों की परीक्षा कराने का भी प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में लगाई गई ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षक और कर्मचारियों के परिजनों को योगी सरकार ने 30-30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। कैबिनेट से मंजूर हुए इस फैसले में कहा गया कि अगर किसी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मृत्यु हुई तब भी आर्थिक मदद मिलेगी। इस बीच पंचायत के रिक्त पदों के लिए 6 जून को नामांकन और 12 को मतदान होगा। हरियाणा के भिवानी जिले की 3 बेटियों ने बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन किया है। दुबई में चल रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पूजा रानी ने 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता, जबकि साक्षी और जैस्मीन ने ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में डाला है। पूजा की कामयाबी पर भिवानी में उनकी मां ने कहा कि बेटियों को आजादी मिले तो वो हर कामयाबी हासिल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर दामन खमरिया गांव में दबंगों ने एक दलित युवक और उसके भाई के सिर के बाल काटकर जूते चप्पलों की माला पहनाकर गांव भर में घुमाया। दलित युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दबंग परिवार की एक लड़की से प्रेम करता था। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित दलित युवक की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर आपको बता दें कि उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदली है। बीती रात दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। जम्मू कश्मीर की 6 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची ने पीएम मोदी से क्या अपील की और कहां पर सीआरपीएफ के जवान ने महिला को खुदकुशी करने से बचाया। इसके अलावा दिल्ली में ज्वेलर से ठगी करने वाले बंटी बबली गिरफ्तार हुए हैं। राज्यों की खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बीती रात तेज आंधी के साथ भारी बारिश भी हुई। दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिर गए। 50 से 80 किलोमीटर की रफ्तार वाली तेज आंधी और बारिश की वजह से बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। बारिश की वजह से दिल्ली वालों को 40 डिग्री वाली गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 साल की एक मासूम बच्ची ने ऑनलाइन क्लास और होमवर्क से परेशान होकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी से अपनी परेशानी को बड़ी मासूमियत से बयां किया है। मैडम और सर क्यों रखते हैं? बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा, बहुत ही मासूम भरी शिकायत। उन्होंने स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में खतरनाक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बड़खल के सरकारी पेट्रोल पंप पर खड़े 3 लोगों को कुचल दिया। बेकाबू स्कॉर्पियो सड़क से सीधे पेट्रोल पंप की ओर तेज रफ्तार में जा घुसी। हादसे में देवी सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घटना के बाद स्कॉर्पियो का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में घायल पेट्रोल पंप के सेल्समैन की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवान की मुस्तैदी और बहादुरी ने एक महिला को खुदकुशी करने से बचा लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुल के किनारे जा रही महिला अचानक छलांग लगाने की कोशिश करती है। तभी महिला के आगे पुल पर तैनात सीआरपीएफ का जवान महिला को पीछे से पकड़कर खींच लेता है। महिला को बचाने के बाद मौके पर दूसरे जवान और पुलिसकर्मी भी पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक मां का संवेदनशील चेहरा सामने आया। वीडियो विचलित करने वाला है। 7 महीने की बच्ची की मां मासूम को बिस्तर पर बेरहमी से उठा कर पीट रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला पर मामला दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि महिला का अपनी सास के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी का गुस्सा उसने अपनी बच्ची पर निकाल दिया। फिलहाल बच्चे को एक एनजीओ के जरिए सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में खनन माफियाओं ने एसडीएम सदर विशु राजा पर जानलेवा हमला बोल दिया। बदमाशों ने एसडीएम पर फायरिंग और चाकू से हमला किया। एसडीएम ने किसी तरह से मौके से भागकर अपनी जान बचाई, जबकि होमगार्ड और तहसील का कर्मचारी घायल हो गए। एसपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बिहार के खगड़िया में रविवार देर शाम अगवा किए गए मत्स्य जीवी सहयोग समिति के मंत्री अशोक सहनी की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। अशोक सहनी का शव पानी से भरे एक गड्ढे में मिला। मृतक अशोक सहनी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के स्थानीय नेता भी थे। मृतक के परिजनों ने उनके विरोधियों द्वारा हत्या की आशंका जाहिर की है। आक्रोशित परिवार और गांव वाले जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक पति पत्नी को मशहूर ज्वेलरी कंपनी से 2 करोड़ 20 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा कि विजय वर्मा नाम के शख्स ने खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताकर पहले उनसे दोस्ती की, फिर भरोसा जीतकर 2 करोड़ 20 लाख की ज्वेलरी खरीदी और उसकी पेमेंट नहीं की। आरोपी पति पत्नी ने बताया कि फिल्म बंटी बबली से उन्हें ठग का ये आइडिया मिला था।
बिहार के गोपालगंज में गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज देने की योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सरकारी राशन के दुकानदार को स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के गोदाम से सड़ा हुआ चावल मिल रहा है। चावल ऐसा है कि जानवर भी न खा पाए। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने भी डीलर को मिले सड़े चावल की जांच के बाद इसकी शिकायत संबंधित विभाग से की है। राशन दुकानदार भी परेशान है कि ऐसे चावल का वो करे क्या। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।